अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है, या आप कह लें कि इसको हम एक अलग चैप्टर का नाम दे देते हैं, उसको हम दे देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। इसमें जो हमारे पास आज सबसे पहला टॉपिक है वो है रोल एंड स्टेटस का। जिस तरह हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में देखें तो वो कहता है देयर आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू लूमिस एंड बेगल, दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल। यानी कि अकॉर्डिंग टू लूमिस एंड बीगल जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सोशल सिस्टम जो हमारी सोसाइटी का होता है, जो जिस पे मतलब हमारी सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करती है, उस सिस्टम को हम सोशल सिस्टम का नाम देते हैं। तो उस सिस्टम में जो दो मेन चीजें हैं वो उसमें रोल और स्टेटस आ जाते हैं। इस तरह हम अगर डेफिनेशन ऑफ रोल्स देखते हैं तो वो कहता है कि द कल्चरली डिफाइंड सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट आर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट विद इन अ गिवन सोसाइटी। फिर सेकंड डेफिनेशन में वो कहता है कि द पार्ट ईच पर्सन मस्ट प्ले टू क्रिएट विद द स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। फिर थर्ड डेफिनेशन में अगर आप देखें तो वो बड़ी एक रेलिवेंट डेफिनेशन हमारे सामने आती है, या एक आप उसको कह लें कि बड़ी एक डिस्क्राइब्ड सी डेफिनेशन आती है, तो वो है शेक्सपियर की। वो कहता है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। अब अगर इन डेफिनेशंस को अगर हम देखते हैं तो इसके मुताबिक हमारे सामने जो रोल की प्रॉपर डेफिनेशन है, या जो उसका एक हमारे पास समरी सी निकलती है, वो ये निकलती है कि द कल्चरली सेट डिफाइंड बिहेवियर्स, या हम उसको कहते हैं कि द पार्ट ईच पर्सन मस्ट प्ले, या जिस तरह शेक्सपियर कह रहा है कि ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो ये रोल जो है हमारे वो रोल्स हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में, या जो एक शख्स जो है वो अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्ले करता है या परफॉर्म करता है, तो उसको हम रोल्स का नाम देते हैं, जो हमारी सोसाइटी में अप्रोप्रिएट होते हैं या अप्रूव्ड बिहेवियर्स होते हैं, उनके तहत जो हम रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन अ कलेक्टिव एक्टिविटी हैव पर्टिकुलर रोल्स टू प्ले। दीज रोल्स फॉर्म अ सिस्टम। द टेलर रोल एंड द कस्टमर रोल आर इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटी। अब वो हमें बताने की ये कोशिश कर रहा है कि जो ये रोल्स हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में प्ले करते हैं, जिस तरह उसने एक हमें एग्जांपल दी है टेलर और कस्टमर की। टेलर एक्चुअली कहा जाता है जो बैंक में आपके कैशियर होते हैं। अब उसमें उसका रोल और जो कस्टमर है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मींस एक दूसरे से लिंक्ड है। इसी तरह आप और डिफरेंट एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट टीचर की ले लें, जिस तरह वो नीचे डिफाइन भी हमें कर रहे हैं कि बैंकर और कस्टमर की है, रोल ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट है, रोल ऑफ फादर सन मदर डॉटर ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स हैं जो हमें असाइंड होते हैं। कुछ रोल इसमें होते हैं जो नेचुरली होते हैं और कुछ रोल इसमें होते हैं जो हम अचीव करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स जो हैं वो हमें अपनी सोसाइटी में रहते हुए डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म करने पड़ते हैं। फिर उसमें आप और एग्जांपल देते हो तो वो कहता है कि द पुलिस ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू बी करेजियस, एन इमाम पीस लविंग एंड इमोशनली सिक्योर, a leader full of initiative. So these person develop typical type of personality which are mostly distinguishable from one another. अब जिस तरह का हमारा रोल होता है हमें उसी हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है। जिस तरह वो हमें बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर का करेजियस होना जरूरी है, इमाम जो है उनका पीस और लविंग होना जरूरी है, लीडर का जो है वो इनिशिएटिवली होना चाहिए। तो इस तरह के रोल जो हैं वो हमें अपनी सोसाइटी में डिफरेंट सिचुएशंस में प्ले करने पड़ते हैं। फिर इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। तो टाइप्स में हम देखते हैं हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है एस्क्राइब टाइप और सेकंड वन इज अचीव्ड रोल। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस्क्राइब रोल्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ वंस बर्थ। In this category, race, sex, and caste are included. As the roles in these categories are, a boy is quite different from a girl in Pakistani society.
The ascribed roles are contrary to individual freedom of occupation, choice, social mobility, and equality of education opportunity. Such a rigid system of social stratification kills the initiative of talented person. अब जो इसमें हमें जनरल चीज देखने की जरूरत है, ascribed roles. तो ascribed roles वो हमें कहता है कि ये वो roles हैं जो हमें ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन कर दिए जाते हैं, या उसमें हमारी कैटेगरीज में आ जाता है। जब उसको हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो उसमें रेस, सेक्स और कास्ट जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि एक शख्स है, या फॉर एग्जांपल हम एक कहावत यूज करते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का इंजीनियर बनता है। तो इसी तरह ये एग्जांपल्स हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं। या यहाँ पे वो हमें बात कर रहा है कि जो हमें अकॉर्डिंग टू बर्थ मिलते हैं। जिस तरह एक बच्चा किसी के फैमिली में पैदा होता है तो वो बेटा या बेटी की वैल्यू होती है, फिर उसके साथ ही वो किसी ना किसी का बहन या भाई बन जाता है। फिर जो उसको कास्ट या जो उसका रेस है वो उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। तो ये रोल्स जो होते हैं ये हम उनको एस्क्राइब्ड रोल्स कहते हैं। फिर अचीव्ड रोल्स की हम बात करते हैं तो अचीव्ड रोल्स में वो हमें कहते हैं कि अचीव्ड रोल्स आर लेफ्ट ओपन टू एन इंडिविजुअल्स initiative, abilities, or efforts. For example, every person is free to compete for the presidentship of Pakistan if he or she fulfills the basic qualification laid down for the office in the constitution. In the same way, an individual can achieve the role of a doctor, professor, engineer, for etc. after having requisite qualification. In every competitive society there are multifarious roles which are achieved by competition. अब अचीव रोल्स कौन से होते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में ओपन होते हैं, जो एक शख्स अपनी इनिशिएटिव से, अपनी एबिलिटी से या अपने एफर्ट से हासिल करता है। जिस तरह यहाँ पे हमें दो एग्जांपल दे रहा है, एक प्रेसिडेंटशिप की दे रहा है और दूसरी डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर्स की दे रहा है। तो ये वो रोल्स हैं कि जो हम हासिल करके या उनको पूरा करके, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करके हम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह अगर आप आज यहाँ पे एज बीएस स्टूडेंट्स बैठे हुए हो तो आप लोग यहाँ तक बीएस इंग्लिश के सेमेस्टर 3 तक आए हो तो कुछ क्वालिफिकेशंस या आप उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आए हो, उसके बगैर आप लोग नहीं आ सकते थे। इसी तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आज इस मकाम पे हूं तो मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ कंपटीशंस या कुछ अचीवमेंट्स हासिल करके आया हूं और यहाँ पे एज अ टीचर आप लोगों को सर्व कर रहा हूं। तो एस्क्राइब्ड रोल्स और अचीव्ड रोल्स में ये फर्क होता है कि एस्क्राइब्ड रोल्स जो होते हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ नेचुरली असाइंड हो जाते हैं। जिस तरह हम लोगों ने ग्रुप्स में डिस्कस किया था कि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं, तो ये वही चीज है कि आप प्राइमरी जो आपके रोल्स हैं उसमें आ जाता है कि आप को वो रोल नेचुरली असाइन कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और अचीव्ड रोल्स वो होते हैं कि जो आप थ्रू कंपटीशन, थ्रू एफर्ट्स या थ्रू अपनी एबिलिटीज हासिल करते हैं और सोसाइटीज में उन रोल्स को परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटस। अब स्टेटस क्या होता है? स्टेटस वो होता है आपकी रैंक या आपकी क्लासिफिकेशन। जिस तरह यहाँ पे हमें वो डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट ऑल पीपल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, प्रेस्टीज और सोशल इन्फ्लुएंस. These things are described by almost everyone but are unequally distributed in population. It is impossible to rank the people in a society in terms of their income, prestige, education, or power. A person ranks based on these standards in his or her socio-economic status. More often, however, we classify people much more loosely on the basis of only one or two standards, usually income alone and usually into only a few categories such as upper class, middle class and lower class. तो ये जो हम स्टेटस की डेफिनेशन देखते हैं या स्टेटस का हम थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन देखते हैं तो ये स्टेटस हमें वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है जिस तरह हम पीछे डिफरेंट टॉपिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी या डिवीजन ऑफ लेबर देखते आए हैं। तो ये वही क्लासिफिकेशन है, वही स्टेटसेस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ किसमें, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के। अब इसमें भी जब हम आगे टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स में हमारे पास वही दो टाइप्स आ जाती हैं, ascribed स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। ascribed स्टेटस में वो सेम वही चीज कह रहा है कि which are assigned on the basis of standards over which a person has no control. When status is ascribed, people are assigned to high or low position on the basis of their characteristics such as royal birth, caste, birth or sex. The higher rank of princess is ascribed. She is assigned to that role simply by being born to her particular parents instead of laborer and his children. ठीक है, तो ये वही चीज हमें डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह हमने स्क्राइब रोल में देखे हैं कि वो रोल जो है वो उनको ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ या एट द on the basis of their caste या on the basis of their sex या on the basis of their tradition। तो उन स्टेटसेस को हम ascribed स्टेटस कहते हैं। फिर इसमें आगे हमारे पास अचीव स्टेटस आ जाते हैं। तो अचीव स्टेटस भी ये वही सेम वही चीज है जो हम रोल्स में देख चुके हैं कि वो हम हासिल करते हैं थ्रू कंपटीशन, थ्रू एबिलिटी, थ्रू अपने एफर्ट्स के। तो ये भी वही status and जिस तरह roles are decided on the basis of standards over which a person has some control. When status is achieved, population or the people are assigned to have lower or upper position on the basis of how well they have shown their ability to perform various roles. तो जब जाहिर बात है हम उन roles को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे जो हमने अचीव किए हैं तो हम अपनी स्टेटस को भी बढ़ा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो लोअर फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उससे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी उनको जॉब मिली और उन्होंने अपनी एफर्ट से अपनी एबिलिटीज के थ्रू उन रोल्स को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया और अपने स्टेटस को हायर लेवल की तरफ लेके गए। या हम उसको इस तरह की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि एक शख्स है और उसको बिजनेस में लॉस होता है और उस लॉस होने की वजह से उसकी इनकम में थोड़ी कमी आती है क्योंकि बेसिकली हमारी सोसाइटीज में जो क्लासिफिकेशन की जाती है जिस तरह हम उसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ भी चुके हैं कि मोस्टली इनकम की बेसिस पे या उनके प्रोफेशन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम देखते हैं एक शख्स को अगर बिजनेस में लॉस होता है और उसकी जो वो इकोनॉमिक वैल्यू या फाइनेंशियल वैल्यू है उसमें थोड़ा डिक्रीज आता है तो वो उसकी क्लास में भी उसके स्टेटस में भी डिक्रीज शो करता है। तो इस तरह हम जो अचीव्ड स्टेटस हैं हम उनको वो कह सकते हैं कि जो हम अपनी एबिलिटीज पे या अपने टैलेंट के थ्रू जो स्टेटस हम हासिल करते हैं उनको अचीव स्टेटस का नाम देते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सोशल ग्रुप का। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, सेम वही डेफिनेशन वही डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आती है कि व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर इन अ स्टेट ऑफ इंटरेक्शन इट कैन बी कॉल्ड अ ग्रुप। ईच of us is a member of many groups. A group is a number of units of anything in close proximity or to one another. By group we mean any collection of human beings that are brought into social relationship with one another. It is a collection of individuals interaction with one another and each other who have some common objects of attention and participate in similar activities. It may be a cricket club or political party. It should be kept in mind that a social group is always dynamic and not static. It may change its forms and expand its activities from time to time. अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो हमने चीज सोसाइटी में देखी थी या कम्युनिटी में देखी थी तो उससे थोड़ी सी सिमिलैरिटीज भी मिलती हैं और उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस भी नजर आती हैं।
कि वहां पे हमें बात की गई थी लिमिटेड एरिया की, ज्योग्राफिकल एरिया की या इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे भी वो चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो क्या चीज स्पेसिफाई कर रहा है कि उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, उनकी कुछ कॉमन अटेंशंस होनी चाहिए, जो उनकी पार्टिसिपेशन हो रही है उसमें कुछ सिमिलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। और वो क्या कह रहा है कि उसमें हमें ऑलवेज डायनेमिक्स नजर आते हैं, और उसमें क्या है, वो नॉन स्टैटिक है। जिस तरह हम कम्युनिटी की और सोसाइटी की बात करते हैं तो वो मोस्टली जो हमारी ग्रुप फॉर्मेशन है वो स्टैटिक होती है, लेकिन इसमें यह है कि हम सोशल ग्रुप्स में हमारी जो फॉर्मेशन है वो नॉन स्टैटिक है। फिर वो इसीलिए कह रहा है कि इट में चेंज इट फॉर्म्स एंड एक्सपेंड इट एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो एक्सपेंड या उसमें चेंजेस टाइम टू टाइम क्यों आ रही हैं, वो टाइम टू टाइम इसलिए आ रही हैं कि हम अपनी नीड्स को या अपने रिसोर्सेज को किस तरह फुलफिल करते हैं, उनका यूज किस तरह करते हैं। जिस तरह एग्जांपल हम आप लोगों को मैं पहले भी काफी दे चुका हूं कि सुबह से शाम तक की अपनी रूटीन लाइफ पे अगर आप थोड़ा सा उसको स्टडी करो तो आप देखो कि आप सेम डे में या एक अपनी नीड्स को पूरा करने दिन में आप कितनी ग्रुप्स का हिस्सा बनते हो। प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, तो मतलब वो चेंजेस क्यों आ रही हैं, वो एक्सपेंड क्यों हो रहा है, वो एक्टिविटीज क्यों डिफरेंट हो रही हैं टाइम टू टाइम, तो वो हमें अपनी नीड्स को, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए हमें ये चेंजेस देखनी पड़ती हैं। तो जब यहाँ पे वो डेफिनेशन की बात कर रहा है तो सिंपल सी पहले उसने एक हमें डेफिनेशन दिया, व्हेन टू और मोर पर्संस आर इन स्टेट ऑफ इंटरेक्शन इट कैन बी कॉल्ड अ ग्रुप। फिर आगे वो कह रहा है कि सम अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, जिसमें हम सबसे पहली डेफिनेशन देते हैं, ग्रुप इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, यानी कि उनकी आपस में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, उनमें आपस में कुछ चीजें एक जैसी होनी चाहिए, तो उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन में वो कह रहा है कि व्हेन ever two or more individuals come together and influence one another they may be called a social group। अब इस तरह उसने थोड़ी सी डिफरेंट बात की है कि व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में मिलते हैं और एक वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज से या अपने बिहेवियर से, तो वो सोशल ग्रुप का कहलाएंगे। और फिर थर्ड डेफिनेशन में वो कहता है कि बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। फिर इसी तरह बाकी डेफिनेशन भी देख लो, ग्रुप इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। फिर वो कहता है कि व्हेन टू और मोर पर्संस आर इन कम्युनिकेशन फॉर एप्रिशिएबल पीरियड ऑफ टाइम विद अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड अ ग्रुप। जिस तरह हम फोन पे बात करते हैं और वो जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रिशिएबल होता है और उसका कुछ कॉमन पर्पस होता है, उसको भी हम ग्रुप का नाम देते हैं। फिर लास्ट में अगर हम देखें तो वो कहता है कि द सोशल ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट एंड हैविंग सोशल रिलेशनशिप। अब सोशल ग्रुप में क्या चीज जरूरी है, एक तो आपका सोशल रिलेशनशिप, दूसरा उसमें अगर हम देखें तो कॉमन पर्पस, तीसरी चीज अगर हम उसमें देखें तो इंटरेक्शन। तो ये चीजें जो हैं हमें किस तरफ इंडिकेशन करती हैं कि ये हमें सोशल ग्रुप की तरफ इंडिकेशन देती हैं। तो अगर हम वो नीचे देखें भी तो वो कहता है कि इन द लाइट ऑफ अबव डेफिनेशन इट इज कंक्लूडेड दैट अ सोशल ग्रुप इज plurality of persons who have common identity, some feelings of unity, certain common goals and share norms. In simple words, two or more than two individuals join together and they have interaction with each other, they form a group। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कह लें या इन डेफिनेशंस की हम कंक्लूजन ले लें तो वो हमें यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन ऐसे लोगों का एक मजमुआ या दो से ज्यादा लोग जिनमें कुछ चीजें कॉमन हो, उनकी फीलिंग्स कॉमन हो, उनकी जो आइडेंटिटी है वो कॉमन हो, उनके गोल्स या उनकी जो स्टेटस है वो कॉमन हो, नॉर्म्स कॉमन हो, तो ऐसे लोगों को हम या ऐसे ग्रुप्स को हम सोशल ग्रुप्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसमें
एसेंशियल्स ऑफ सोशल ग्रुप, यानी कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो किसी ग्रुप में होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले कह रहा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, यानी कि किसी भी ग्रुप को बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें जो कम से कम चीजों की जरूरत होती है या कम से कम लोगों की जरूरत होती है, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी, सेकंड वो कह रहा है कि देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर नॉट एसेंशियल फॉर इंटरेक्शन। ठीक है, वही चीज आगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है, अब वो भी एक ग्रुप फॉर्म करती है। जिस तरह वो कह रहा है कि देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर नॉट एसेंशियल। अब टीवी पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्पीच कर रहा है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच कर रहा है और हम उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा है कि when two or more individuals come together and influence one another, तो वो इन्फ्लुएंस क्या है, वो उसकी तकरीर का इन्फ्लुएंस हम पे आ रहा है, तो उसकी वजह से वो हम पे कुछ इंप्रेशन छोड़ रहा है, वो हमें कुछ चीज आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से वो सोशल ग्रुप बनता है। फिर थर्ड में कहता है कि पर्सन हु हैव इंटरेस्ट विद वन अनदर मेक अ ग्रुप, दे शेयर कॉमन इंटरेस्ट अमंग देमसेल्व्स। अब जिस तरह बात है कॉमन इंटरेस्ट की, पर्सन हु हैव कॉमन इंटरेस्ट, अब एक क्लासरूम है, जिस तरह आप लोग हैं थर्ड सेमेस्टर में, आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर आप के लाएंगे और एक ग्रुप के लाएंगे, क्यों कि आप लोगों के इंटरेस्ट सेम है, आप लोग एजुकेशन हासिल करने आ रहे हैं, आप लोग सेम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं है कि बीएस इंग्लिश है तो उसमें आप लोगों को हम डिफरेंट चीजें वो कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे जी हमने सोशियोलॉजी नहीं, हमने फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है, हमने एक्स वाई जेड कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बल्कि क्या है, वो थर्ड सेमेस्टर तब कहलाएगा जब उसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, नहीं तो उसको हम थर्ड सेमेस्टर .1 या .2 या .3 का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या है, जब हम उसको एक ग्रुप का नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो वो हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या वैल्यूज की वजह से देते हैं। फिर वो कह रहा है कि देयर इज अ सोशल स्ट्रक्चर, जब हम ऊपर बात कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट की, कॉमन वैल्यूज की, तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, वो एक रिलेशनशिप्स या वो इंटरडिपेंडेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। फिर लास्ट में वो कह रहा है कि देयर इज डिपेंडेंसी अमंग मेंबर्स, यानी कि इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, स्टूडेंट टीचर की आ जाती है, जिस तरह पीछे हम देख चुके हैं एग्जांपल कस्टमर या शॉपकीपर की, बैंकर की या कस्टमर की, तो ये डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं जिसमें हम डिपेंडेंसी या हम कह सकते हैं कि वो रिलेशनशिप जो है इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। जब तक आप दुकानदार से चीज नहीं खरीदेंगे आप अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे, और दुकानदार भी अगर आपको एक चीज बेच रहा है तो वो उसके बदले आपसे कुछ प्रॉफिट ले रहा है, कि जिसके थ्रू वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करता है। जिस तरह स्टूडेंट टीचर है, अगर आप नॉलेज हासिल कर रहे हो तो वो टीचर आपको नॉलेज ट्रांसमिट कर रहा है और उसको सैलरी दी जा रही है। तो ये बेसिक एसेंशियल से जो हम किसी भी ग्रुप में हमें नॉर्मली नजर आते हैं, कि हम कह सकते हैं कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी ग्रुप में लाजमी मौजूद होने चाहिए। तो ये वही चीजें हैं जो मतलब मैं आपको पहले लेक्चर से समझाता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ कि ये टॉपिक्स कोई हमारे लिए मतलब शुरू में आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन जैसे जैसे इनको हम डिस्कस करते जाएंगे या इनको हम स्टडी करेंगे तो ये हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा है। जिस तरह सोशल ग्रुप्स कह लो, रोल्स या स्टेटस कह लो, तो मतलब ये हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन डिफरेंट ग्रुप्स का हिस्सा बनते हैं, डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं, हमारे डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं। तो इसमें फर्दर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें हमारे पास 5 कैटेगरीज है, या हम 5 कह लो के टाइप्स ऑफ इसमें हमारे पास डिविजन्स आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब अगर इसमें हम देखें तो सारे ग्रुप्स ही तकरीबन एक जैसे ही होंगे, मतलब डिवीजन जो है वो मोस्टली एक जैसी ही होगी, लेकिन उसको हम ऑन डिफरेंट बेसिस देखेंगे, डिफरेंट उनकी हम क्लासिफिकेशन के थ्रू देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज आता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सबसे पहले है मोनाड। ठीक है, मोनाड में वो क्या कहता है कि द सिंगल पर्सन एज अ फोकस ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप, यानी कि हमारा फोकस जो होता है वो सिंगल पर्सन की तरफ, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो उस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं सीआर की, आप लोगों के ग्रुप्स में या आप लोगों की क्लासेस में सीआर होगा, तो वो कोई भी मतलब आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सीआर जो है वो आपके जो भी रेलेवेंट टीचर है या जो एचओडी है या फॉर एग्जांपल वाइस प्रिंसिपल है, तो वो उस पूरे ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी कि द सिंगल पर्सन एज अ फोकस ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप, यानी कि वो सिंगल पर्सन जो है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर इसमें जो सेकंड टाइप आ जाती है वो आ जाती है डायट की। तो उसमें कहता है कि हैविंग टू पर्सन इन अ ग्रुप, यानी कि अगर हम कोई भी ग्रुप देखते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन है, उनकी आपस में सेम इंटरेस्ट है, कॉमन गोल्स हैं, या उनका एक सोशल रिलेशनशिप बन रहा है, तो उसको हम डायट का नाम देते हैं। और फिर थर्ड टाइप जो है वो आ जाती है ट्राइड की। ये मतलब वही है सिंगल, डबल या ट्रिपल, उन्हीं से ये वर्ड्स निकले। तो ट्राइड में आ जाता है द कलेक्टिविटी ऑफ थ्री पर्सन, उसको हम ट्राइड का नाम किया। ऐसे ग्रुप जिसमें तीन लोग शामिल होंगे उनको हम ट्राइड का नाम देंगे। फिर इसमें फर्दर हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास है इनवॉलेंटरी ग्रुप, फिर वॉलेंटरी ग्रुप है, फिर डेलीगेट ग्रुप है। तो इसमें हमारे पास तीन ये टाइप्स आती हैं। इनवॉलेंटरी ग्रुप में वो क्या कहता है कि इट इज द ग्रुप विच अ पर्सन कैन नॉट ज्वाइन बाय ओन चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज नो चॉइस टू व्हाट फैमिली ही और शी विल बिलोंग। ऐसे ग्रुप्स को कि जो हम अपनी मतलब मर्जी के बगैर किसी ग्रुप में शामिल होते हैं, उसको हम इनवॉलेंटरी ग्रुप का नाम देते हैं, कि जिसमें हमारी चॉइस शामिल नहीं होती। ऐसे ग्रुप्स को हम इनवॉलेंटरी ग्रुप्स का नाम देते हैं। जिस तरह उसने एग्जांपल भी दी है कि अ पर्सन हैज नो चॉइस टू व्हाट फैमिली ही और शी विल बिलोंग, यानी कि एक बच्चे को नहीं पता होता कि वो किस फैमिली में पैदा हो रहा है। या फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं इसकी आपको देता हूं कि एक टीचर है, वो एक असाइनमेंट देता है या कोई टास्क देता है और वो क्लास में ग्रुपिंग कर देता है, और वो ग्रुपिंग जो होती है वो टीचर की चॉइस पे होती है। तो वो उसमें फिर वो क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ग्रुप्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स हैं, उसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं होती। आप लोग तो चाहते होंगे कि भाई अगर वो टीचर ग्रुपिंग कर रहा है तो उसमें आपके फ्रेंड्स हो, कि आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन टीचर जो है वो अपनी मर्जी से वो ग्रुप बनाता है, तो उसमें स्टूडेंट्स की जो आ जाती है साइड, वो इनवॉलेंटरी ग्रुप टाइप में आ जाती है। फिर सेकेंडली आ जाता है वॉलेंटरी ग्रुप। इसमें वो कहता है कि इट इज अ ग्रुप विच अ पर्सन joins by own choice. The person is free to join or withdraw from the group at any time. अब वही ग्रुप जो हम क्लास की एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें फिर आखिर में टीचर एक ओपन चॉइस रख देता है कि ठीक है जी, जिस तरह यहां पे वो हमें कह रहा है कि द पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन और विड्रॉ फ्रॉम ग्रुप एट एनी टाइम, कि भाई हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तरह ग्रुपिंग कर लें कि आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग शामिल हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है इतने रहने चाहिए, वो उसमें फिर आप लोगों की चॉइस शामिल होगी और उस ग्रुप को हम वॉलेंटरी ग्रुप का नाम देंगे। फिर थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है डेलीगेट ग्रुप। अब इट इज अ ग्रुप in which a person joins
it as a representative of three number of people. The person is either elected by those people or nominated by some power. अब ये वही चीज है जिस तरह हम ऊपर बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज में मोनाड की, तो ये डेलीगेट ग्रुप आता है कि जिस तरह हम कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आइदर ही इज इलेक्टेड और सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड बाय सम पावर, ऐसे ग्रुप को हम डेलीगेट ग्रुप का नाम देते हैं। फिर जो थर्ड टाइप इसमें आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट में सबसे पहले वो प्राइमरी ग्रुप कह रहा है, तो उसमें वो कह रहा है कि द ओल्डेस्ट एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ social group. By C.H. Coley, the referred this group as in which there is cooperation relationship is personal and face-to-face interaction among the members. They have we feeling, for example, family. तो मतलब अगर हम सिंपली देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट में हमारे पास टू टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस तरह हमने कम्युनिटी में देखा था कि हमारी थ्री टाइप्स थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, तो इसमें हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट में सोशल ग्रुप्स में हमारे पास टू टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप्स वो हैं कि जो हमारे क्लोजली, जिसमें हमारी कॉर्पोरेशन होती है, क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, और मोस्टली उसमें वी फीलिंग होती है। और उसने एग्जांपल भी दे दी है फैमिली की। फैमिली में आपकी पूरी फैमिली आ जाती है। फिर आ जाता है आगे हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप में सिंपली आप कह लो कि वो ग्रुप्स या वो रिलेशनशिप जो अदर देन फैमिलीज आ जाते हैं। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की एग्जांपल दी है उसने, इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर, शॉपकीपर और कस्टमर, टीचर और स्टूडेंट, यानी कि वो तमाम ग्रुप या वो तमाम एक्टिविटीज जो आप अदर देन फैमिलीज परफॉर्म करते हो और उस ग्रुप का आप हिस्सा बनते हो, तो ऐसे ग्रुप्स को हम सेकेंडरी ग्रुप्स का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अनसोशल ग्रुप आ जाता है। तो अनसोशल ग्रुप में वो है, कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टू देमसेल्फ, फॉर देमसेल्फ एंड डोंट पार्टिसिपेट इन लार्जर सोसाइटी ऑफ विच दे आर अ पार्ट। They do not mix up with each other and people remain alone. For example, a group of murderer, thieves and etc. अब unsocial कौन से ग्रुप्स हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं कि जो अपने आप के लिए, फॉर एग्जाम्पल, they live for themselves and they work for themselves and they don't participate in other groups या larger societies. क्यों? कि जिस तरह से हमें एग्जाम्पल दी है कि अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, यानी कि वो अगर काम करते हैं तो वो अपनी बेहतरी के लिए ही करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। वो दूसरे, मतलब वो जिस सोसाइटी का या जिस कम्युनिटी का हिस्सा है वो उसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि क्या है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिस तरह उसने एग्जाम्पल हमें दी है मर्डरर्स की या थीव्स की, या और ऐसे आप क्रिमिनल माइंडेड पीपल ले लो, तो आपको एक उसमें स्पेसिफिक उनके कॉमन इंटरेस्ट नजर आएंगे। वो दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि उनके जो सीक्रेट्स हैं या जो उनके हाइड आउट्स हैं वो डिस्क्लोज ना हो जाए। फिर दूसरी टाइप में वो कहता है कि स्यूडो सोशल। स्यूडो सोशल में वो क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन लार्जर सोसाइटी ओनली फॉर their own interest and gain, they do not are for the greater good of society. अब अनसोशल और सूडो सोशल में बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है कि वो कह रहा है कि वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी ही बारे में सोचते हैं। और सूडो सोशल में क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन लार्जर सोसाइटी ओनली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अब ऊपर क्या था कि वो दूसरी सोसाइटीज का या दूसरी कम्युनिटीज का हिस्सा नहीं बनते, और इसमें वो क्या कह रहा है कि वो दूसरी सोसाइटीज का या दूसरे लार्जर सोसाइटीज का हिस्सा बनते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपने गेन के लिए, अपने फायदे के लिए। दे डू नॉट आर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी, यानी कि उनको इस चीज से गर्ज नहीं है कि भाई अगर हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं तो सोसाइटी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि हाँ भाई इस सोसाइटी का या इस ग्रुप का
हिस्सा बनने से हमें कितना फायदा हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में फेल हो जाते हैं या उनकी अटेंडेंस कम होती है या और ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं या थोड़ी सी टीचर के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें फिर वो लोग शामिल हो जाते हैं जो थोड़े नॉन एक्टिव होते हैं या जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन वो ये देखते हैं कि हाँ अगर इनके साथ रहने से हमें थोड़ी सी अटेंशन मिल जाएगी या थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वो लार्जली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटी सोशल। एंटी सोशल में वो हमें कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, दे डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पीस, फॉर एग्जांपल लेबर एंड अदर यूनियन व्हेन कॉल्ड स्ट्राइक is anti-social. A political party that plans to overthrow a popular government is an anti-social. ठीक है, तो वो सिंपल सी एग्जांपल है। अब ऊपर हमें कह रहा है कि वो हिस्सा बन रहे हैं किसी सोसाइटी का या किसी ग्रुप का फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अब एंटी सोशल में क्या कह रहा है कि वो एक उनका अपना ग्रुप है और वो टोटली जो इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है या जो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो उसके अगेंस्ट होते हैं। वो उस सोसाइटी को नहीं चाहते कि वो काम करे या उसमें डेवलपमेंट लाए सोसाइटी में, बल्कि वो उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके पीस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमें वो दो एग्जांपल दे रहा है लेबर यूनियन की या एंटी सोशल पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉपुलर गवर्नमेंट को चलने नहीं देती। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है प्रो सोशल। अब प्रो सोशल में कह रहा है कि इट इज द रिवर्स ऑफ द एंटी सोशल ग्रुप, द पीपल ऑफ दिस ग्रुप वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी ऑफ विच दे आर पार्ट, दे आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड इंक्रीजिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब ये वो लोगों का ग्रुप है कि जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उन लोगों को इस चीज का एहसास होता है, उनको इस चीज की फिक्र होती है कि अगर हम इस सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो उसी में हमारी भी बेहतरी होगी। जिस तरह हम ऊपर अनसोशल में देखते हैं कि पीपल हु लिव फॉर देमसेल्फ एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन लार्जर सोसाइटी, या हम सूडो सोशल में देखते हैं कि हु पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि ऊपर उनको फायदे नुकसान से गर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रो सोशल में वो टोटली उस सोसाइटी के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, नुकसान में भी उनके साथ हैं और फायदे में भी उनके साथ हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम प्रो सोशल का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन में इन एंड आउट ग्रुप की हमें एग्जांपल दे रही है। अब इन ग्रुप क्या होता है और आउट ग्रुप क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि द ग्रुप विच द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज वन सेल्फ इज कॉल्ड इन ग्रुप। For example, one's family, tribe, sex, occupation, or religion. The group with which person has awareness of likeness, it embodies we feeling some elements of sympathy and sense of attachment to one another. फिर आउट ग्रुप में कहता है कि the individual with relation to in group defines it expects contact between they and we. Every group is conscious that other groups are not with us. It produces sense of attachment to other members of the group, while sense of difference to out group. For example, we are Democrat, they are communist. अब ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप में हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि इन ग्रुप तो हो गया कि जिसका हम हिस्सा हैं, लेकिन आउट ग्रुप की जब हम बात करते हैं, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि सेमेस्टर 3 ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो जब हम ग्रुप ए के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जब हम उसमें कंपटीशन की बात करेंगे, तो वो अपने आप को कंपेयर करेंगे ग्रुप बी के साथ। वो कहेंगे कि जी हम बेहतर हैं, किससे? ग्रुप बी से। तो ग्रुप बी क्या हो गया? आउट ग्रुप हो गया। और ग्रुप ए क्या हो गया? उन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए इन ग्रुप हो गया। तो ये जो डिफरेंस है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर इसमें फर्दर हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब उसमें हमारे पास यूनिटी सेंस है, वी फीलिंग है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स हैं,
कॉमन इंटरेस्ट हैं, ग्रुप नॉर्म्स हैं, कॉमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल ओवर मेंबर्स। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम वही सोसाइटी और कम्युनिटी के हैं कि हमें उन्हें यूनिटी सेंस नजर आती है क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, वी फीलिंग है। क्यों वी फीलिंग है? वो इसीलिए वी फीलिंग है कि हम उसमें कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन प्रॉब्लम्स या एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है, लाइकनेस होती है, उस वजह से हमें वी फीलिंग नजर आती है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मींस इंटर डिपेंडेंट रिलेशंस हैं, डिपेंडेंसी है, कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन नॉर्म्स है, कॉमन बिहेवियर है। तो वो किस लिए है? वो क्लोजनेस की वजह से। फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो मींस कि जब जितना छोटा ग्रुप होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा आसान होगी और उसमें हमें वो नॉर्म्स क्लियरली डिफाइंड होंगे। फिर कंट्रोल्ड ओवर मेंबर्स है तो वो जिस तरह हम देखते हैं कि हर टीचर का क्लास में डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसके डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू वो उस ग्रुप को इजीली कंट्रोल कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो आज हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे इसको हम नाम देते हैं चैप्टर को या टॉपिक्स को, तो हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी का नाम देते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ सोशल रोल, व्हाट इज अ सोशल स्टेटस, फिर उसमें हमने टाइप्स देखी, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड, फिर उसमें हमने आगे सोशल ग्रुप्स देखे, उसकी टाइप्स, उसके एसेंशियल्स या उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे जिसको हम इसी चैप्टर में इंक्लूड करेंगे कि जिसको हम नाम दे रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी का। ठीक है, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा, दूसरी बात ये, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।